Hello everyone. For those who are still confused how to go with head and neck anatomy for theory preparation, so open your book along with me. I'm going to read the questions and give you a bird's eye view for every topic, and you have to study on your own each and every topic. So मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ रही हूँ उसके बाद लाइक इस पेज में जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद आप बुक खोलो और सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से पढ़ो एंड ट्राई टू मेमोराइज इट देन प्रोसीड फॉरवर्ड. सो मैं इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकती, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू like glance, everything at glance. So first topic is scalp, which is quite frequently asked in a theory exam. So अगर scalp पे कोई clinical question आएगा तो maybe it can be based on कि black eye पर based हो सकता है या dangerous layer of scalp पर या why scalp wound gape, why scalp bleeds profusely, all these questions. और जनरली अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी आस्किंग अबाउट एक्सटेंट स्ट्रक्चर मीन सारी लेयर्स लिखनी है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के लिए डायग्राम बनाना है, लेयर्स के लिए भी डायग्राम बनाना है. तो क्लिनिकल इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. वाई स्कैल्प इज कॉमन साइट ऑफ सेबेशियस सीट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड हैं. एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ ब्लैक आई, क्योंकि ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस आगे कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, इसलिए कोई भी ब्लड जो है कलेक्ट हो जाता है आईलिड में आकर after some fight or trauma over a scalp. So why scalp bleeds profusely? Because you know the connective tissue layer is adherent to the blood vessels, so blood vessels once open are not able to close because of this attachment and there is profuse blood supply. Why scalp wound gape? Because of like epicranial epineuritis. So अगर ट्रांसवर्स कट है तो wounds gape कर जाते हैं. डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प कौन सी है, सेफ्टी लेयर कौन सी है, डिफरेंस क्या है सिफाल हेमाटोमा और कैपिड सक्सिडिनम में. बेसिकली किफाल हेमाटोमा इज कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड द कैपिड सक्सिडिनम इज सबक्यूटेनियस एडिमा ऑफ द स्कैल्प, जो कि बर्थ कैनाल नैरो होने की वजह से हेड बर्थ कैनाल में काफ़ी देर के लिए अगर रहता है तो उसकी वजह से जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है एंड देयर इज़ अ रिंग फॉर्मेशन ऑल्सो. सो यू सी कैपिड सक्सिडिनम में जितना सबक्यूटेनियस एडिमा होता है वो कोई भी शेप नहीं लेता है उनका, वो ऑल ओवर द स्कैल्प है, सारे सूचर्स को क्रॉस करता है. और सिफाल हेमाटोमा लाइक पैराइटल बोन वाले एरिया में अगर ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो वो उसका शेप ले लेगा बिकॉज इट इज़ नॉट क्रॉसिंग सूचर्स. ये अपने आप से ख़त्म हो जाता है, सक्सेसफुली क्रॉसेस द सूचर एंड इट इज़ सक्सेसफुली वैनिशिंग ऑन इट्स ओन. सेफ्टी वॉल्व हेमाटोमा का क्या है, कौन सी लेयर में है, फोर्थ लेयर में है, ऑल दीज थिंग्स. एंड नाउ कमिंग ऑन द ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस, स्पेशली द here you see the venous drainage of face is quite commonly asked, और उसमें भी dangerous area of the face पूछा जाता है, जो कि facial vein का communication आपका cavernous sinus के साथ किस तरह से है, which is devoid of walls, and what is the dangerous area of face, जो nose, upper lip और adjoining part of cheek होते हैं, वहाँ से retrograde direction में facial vein को through pterygoid venous plexus के through सारा blood कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन पहुंच सकता है, इसलिए डेंजरस एरिया ऑफ फेस है. फेशियल नर्व पैल्सी में सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी और बेल्स पैल्सी का एनाटॉमिकल बेसिस अलग से आता है, तो दैट इज़ द लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी. एंड व्हाट आर द फीचर्स बेल्स पैल्सी में जो होंगे उसमें फेशियल एसिमेट्री होगी, जिस साइड का लीजन होगा उसी साइड में फेशियल एसिमेट्री, लॉस ऑफ हॉरिजॉन्टल रिंकल्स ऑफ फोरहेड, वाइडनिंग ऑफ पैल्पेब्रल fissure and inability to close the eye, tear flows down from the eye, and so many features like loss of nasolabial furrow because the accumulation of food into the vestibule of mouth, dribbling of saliva from the angle of the mouth, all these things will be there. So अगर बेल्स पैल्सी में कोई क्वेश्चन आएगा, बेसिकली न्यूरो में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सिर्फ एनाटॉमिकल बेसिस आएगा, तो उसमें आपको लिखना है लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी. स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन के पास से जब फेशियल नर्व निकल रही होती है, दैट टाइम इट हैपेंस. Okay, so what about this lacrimal apparatus? The lacrimal apparatus contains lacrimal gland, its ducts, conjunctival sac, lacrimal puncta, lacrimal canaliculi, lacrimal sac, nasolacrimal duct. Basically, it's a system through which this secretion and drainage of lacrimal or tear fluid is happening. So basically, this all things are forming the lacrimal apparatus. Now, coming on to the deep fascia of the neck. So what are the different layers of the deep fascia? You should know कि कौन से investing layer, pretracheal, prevertebral, carotid sheath, bugopharyngeal fascia, पेरिंगोवेस्कुलर फेशिया, ऑल दीज थिंग्स. इसमें ये दो डायग्राम्स हैं जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन दिखा रहे हैं. दोनों डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है.
और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है व्हाई द पैरोटिड स्वेलिंग इज पेनफुल बिकॉज ऑफ अनयील्डिंग नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डी सर्वाइकल फेशिया विच इज कवरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एंड इनवर्ड आउटसाइड इट इज वेरी थिक एंड इट इज अनयील्डिंग इन नेचर, दैट्स व्हाई द swelling is very painful. Now what else can come here? Yeah, here external jugular vein if divided in the supraclavicular space, so it may lead into air embolism and death may happen क्योंकि external jugular vein यहाँ पर फेशिया के साथ में अटैच है उसकी वॉल, और एक बार कट होने के बाद फिर वो वेन क्लोज नहीं होती और एयर कैन एंटर. सो ये सब पढ़ना है आपको. फिर शॉर्ट नोट आ सकता है कैरोटिड शीथ पर, उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, ऑल दीज थिंग्स. एंड स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल इज़ इम्पॉर्टेंट हियर यू सी. इसकी ओरिजिन इंसर्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी नर्व सप्लाई जो कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व से वो मोटर सप्लाई होती है, और प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स C2 C3 के विंट्रल रेमाई से जा रहे होते हैं. इसका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये स्पॉटिंग में मिल जाती है. एक्शन में बेसिकली अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब क्या होगा, और दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब क्या होगा. राइनेक और टॉर्टिकोलिस यू कैन रीड वंस. बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल यू सी. पोस्टीरियर ट्रायंगल इज डिवाइडेड इट लाइक इनटू टू पार्ट्स, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, सुप्राक्लेविकुलर ट्रायंगल. सारी बाउंड्रीज आपको आनी चाहिए. सुप्राक्लेविकुलर ट्रायंगल में एक मतलब स्वेलिंग होती है पोस्टीरियर ट्रायंगल में, सबसे ज़्यादा सुप्राक्लेविकुलर रीजन में होती है. एंड आर कॉमनली ट्यूबरकुलोसिस में इस तरह के सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोडोपैथी होती है. और कभी कभी इनको विर्चाउस लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं, जो कि स्टमक के मेटास्टेसिस और एब्डोमिनल विसरा की मेटास्टेसिस से यहाँ पर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में मेट्स आ जाते हैं. तो दैट इज़ योर विर्चाउस लिम्फ नोड्स, यू कैन गो थ्रू दैट. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कैरोटिड ट्रायंगल पर हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है देन यू हैव टू राइट द बाउंड्रीज एंड द कंटेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एंसा सर्वाइकलिस इज वन ऑफ द शॉर्ट नोट्स विच इज़ क्वाइट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हियर. सो एंसा सर्वाइकलिस होता क्या, एक लूप है नर्व का. तो ये पड़ा कहाँ पर है, इट इज़ एम्बेडेड इन एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीथ. यहाँ पर सुपीरियर रूट होगी, एक इन्फीरियर रूट होगी. सुपीरियर रूट बेसिकली हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ फाइबर्स जो आ रहे हैं, तो C1 के फाइबर्स डेराइव होकर इसके थ्रू आ रहे हैं. दीज रूट्स डिसेंड ओवर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी. और जो इन्फीरियर रूट होती है वो C2 C3 स्पाइनल नर्व से बनती है. इनका काम क्या है, दे आर गोइंग टू सप्लाई द इंट्राहाइड मसल्स बेसिकली, एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड को सप्लाई करती है. इंसा सर्वाइकलिस स्टेनोहाइड और स्टेनोथायरॉइड को इन्फीरियर रूट इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड को सप्लाई करती है. नाउ कमिंग ऑन टू कॉमन कैरोटिड आर्टरी. यू सी कॉमन कैरोटिड आर्टरी में सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वेयर इट डिवाइड्स. It divides at the level of upper border of the thyroid cartilage into common and into external and internal carotid. बहुत ज़्यादा वाइवा में पूछा जाता है. और इससे बैरोरिसेप्टर्स कहाँ पर हैं, इसमें ये किसकी ब्रांच होती है, राइट साइड में, किसकी ब्रांच होती है, लेफ्ट साइड में, ऑल दीज थिंग्स. व्हाट इज़ कैरोटिड ट्यूबरकल ऑफ चेशाग्ने इज बेसिकली यू कैन कंप्रेस कॉमन कैरोटिड artery against the transverse process of C6 vertebrae. And स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के करीब 4 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद अगर हम कंप्रेस करते हैं तो यू आर कंप्रेसिंग कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगेंस्ट C6 ट्रांसवर्स प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैरोटिड ट्यूबरकल और चेशाग्निस ट्यूबरकल. नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यू सी द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. इसमें भी MCQ आता है. तो फर्स्ट ब्रांच विच इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दैट इज ascending pharyngeal artery. देन इंटीरियर में कौन कौन सी हैं, पोस्टीरियर में कौन कौन सी हैं, टर्मिनल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं. वेरी सिंपल, सो आई डोंट थिंक आई शुड डिस्कस अबाउट इट. नाउ कमिंग ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चन, कैरोटिड पर आएगा ज़्यादातर कीवर्ड्स होंगे कि स्वेलिंग अराउंड ईयर एंड वेरी पेनफुल स्वेलिंग. मे बी दे कैन डिस्कस अबाउट मम्स जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होता है, और बेसिकली वायरल पेराटोडाइटिस और मम्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है. नाउ यू हैव लाइक स्टडीड अबाउट दिस वेरी नाइसली, बट नर्व सप्लाई में कंफ्यूजन आई गेस. नर्व सप्लाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट फेशियल नर्व, नो, फेशियल नर्व इज जस्ट पासिंग थ्रू एंड थ्रू इट, इट इज़ नॉट सप्लाइंग. जब भी किसी ग्लैंड की हम नर्व सप्लाई की बात कर रहे होते हैं, देयर इज सिंपैथेटिक सप्लाई दैट इज वेजोमोटर, इट इज़ डिक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू प्रोड्यूस द थिक सिक्रीशंस. और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है तो वो सलाइवेशन बढ़ाने के लिए होती है, सिक्रीटोमोटर टू प्रोड्यूस वाटरी सिक्रीशंस. एंड यू हैव टू रीड अबाउट पैरोटिड डक्ट ऑल्सो, अ फ्यू लाइन्स वेर इट ओपन्स, एंड
It is opening vestibule of mouth opposite the crown of upper second molar tooth. All these things. और कौन कौन सी चीज़ को pierce करके हुए आती है? Buccal pad of fat, buccopharyngeal fascia, buccinator and oral mucosa, and all these things. Now during the anatomical basis of Fries syndrome. So Fries syndrome क्या होता है? When there is like it is also known as auriculotemporal syndrome. क्या होता है? सर्जरी के बाद में auriculotemporal nerve और great auricular nerve के fibers डैमेज होकर के जब हील करते हैं दे लाइक मर्ज विद ईच अदर. सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर जनरेशन, द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व is going to grow and join the sympathetic fiber of great auricular nerve, and this results in sweating rather than salivation. So auriculotemporal was supposed to do salivation, and great auricular nerve was supposed to produce this sweating over the area of the parotid gland. जब दोनों का मिक्सचर हो जाएगा तो गस्टेटरी स्वेटिंग हो जाएगी. जब भी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व स्टिमुलेट होगी फॉर सिक्रीशंस तो यहाँ पर गस्टेटरी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी. मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन यू शुड नो नेम, उनके एक्शन और नर्व सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट. मैंडिबुलर नर्व की ब्रांचेस यहाँ पर आनी चाहिए. किस तरह से उसने ट्रंक से क्या डिवीजन, कौन से फोरामेन से बाहर आ रही है, क्या एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस हैं, क्या पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस. यू हैव टू स्टडी अबाउट इट. एंड लेटरल टेरिगॉइड मसल sometimes asked, and little pterygoid muscle के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट venous plexus पड़ा होता है, that is your pterygoid venous plexus. यहाँ पर भी MCQ आ सकता है. और this little pterygoid muscle is acting as blood pump, because when it is contracting and the blood from the pterygoid venous plexus is running towards the cavernous sinus and maxillary vein, and इस तरह से इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है. तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है लेटरल टेरिगॉइड मसल. इसके अलावा लेटरल टेरिगॉइड कैन बी आस्क्ड इन मेनी प्लेसेस. किसका एक्शन थोड़ा अलग है क्योंकि इट इज़ ओपनिंग द माउथ, बाकी सारी की सारी क्लोजिंग द माउथ कर रही हैं. मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. फिर मैक्सिलरी आर्टरी को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इसी के रिलेशन में डिवाइड होती हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज की मसल्स ऑफ इंफ्राटेम्पोरल रीजन, एंड इसका रिलेशन वाला डायग्राम एक बार देख लेना है. इसके अलावा इनुमरेट द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की ब्रांचेस देख लेनी है. एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक MCQ बन सकता है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज किस आर्टरी की वजह से होता है. क्योंकि हम मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सी आर्टरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. बेसिकली फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच है मिडिल मेनिंजल आर्टरी, और उसके डैमेज से एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है, which is artery of epistaxis, the sphenopalatine artery, which is from the third part of maxillary artery जो branch है, that is your artery of epistaxis.